नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 64। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 63 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे प्यारे भावी फौजियों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 64 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फल शर्करा है? ऑप्शन देखते हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो दोस्तों, आप कुछ भी फ्रूट या फल खाते हो तो आपको कैसे लगते हैं दोस्तों? मीठे लगते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात। क्यों मीठे लगते हैं? क्योंकि दोस्तों, फलों के अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अरे, फलों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। इसलिए दोस्तों, इसको फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है? फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, क्या बोला जाता है रे? फ्रूट शुगर या फल शर्करा कहा जाता है। जैसे अगर आप अंगूर चूसते हो तो आपको कैसे लगते हैं? मीठे। आप एप्पल खाते हो तो कैसी लगती है? मीठी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप बहुत सारे फल यूज करते हो तो आपको मीठे लगते हैं। मीठे क्यों लगते हैं? क्योंकि फलों के अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। या फलों में मीठापन का कारण क्या है? फ्रक्टोज शर्करा। तो देखिए, निम्न में से कौन सी फल शर्करा है? फ्रक्टोज। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखिए, मैं इंपोर्टेंट पर्सन बता देता हूं। लैक्टोज को बोला जाता है दुग्ध शर्करा। अरे, क्या बोला जाता है? दुग्ध शर्करा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दूध के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताओ दूध में मीठापन का कारण क्या होता है, तो क्या बताने वाले हो मेरे प्यारे भाई फौजियों? लैक्टोज शर्करा। ठीक है, हाँ जी। सुक्रोज, ये गन्ने में पाई जाती है, इसे गन्ने वाली शर्करा कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात। ठीक है, और दूसरी इंपोर्टेंट बात, ग्लूकोज को रक्त शर्करा या ब्लड शुगर कहा जाता है। लो जी, धमाकेदार वाले सारे प्रश्न। ठीक है, सारे प्रश्न याद करने आपको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है, मधुमक्खी किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन देखते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। तो मधुमक्खी किस संघ का प्राणी है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है, क्या ये इंपोर्टेंट बात है क्या, कि जो मधुमक्खी है उसके छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है। मेरे प्यारे भावी फौजियों, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि बताओ मधुमक्खी के छत्ते में कितनी प्रकार की मक्खियां पाई जाती है? 3। एक तो होते हैं दोस्तों श्रमिक, ठीक है, एक होते हैं नर और एक होती है रानी मक्खी। कितनी प्रकार की मक्खियां पाई जाती है मधुमक्खी के छत्ते में? 3 प्रकार की मक्खियां। कौन कौन सी? एक तो श्रमिक मक्खी, एक नर मक्खी और एक रानी मक्खी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड है, देखो, रेशम कीट है। ऑप्शन देखते हैं, बोम्बिक्स मोराई, एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा। तो रेशम कीट कौन सा है? बोम्बिक्स मोराई। याद करना है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, इस बोम्बिक्स मोराई से क्या मिलता है? रेशम मिलता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, रेशम कीट किस पौधे के पत्तों पर रहने वाला कीट है? काफी इंपोर्टेंट। ऑप्शन देखते हैं, बांस,
नागफनी, सहतूत और बरगद। तो रेशम कीट किस पौधे के पत्तों पर रहने वाला कीटर है? काफी इंपोर्टेंट बात, सहतूत। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। देखिए ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या है, ऑप्शन देखते हैं 6, 12, 8 और 10। तो देखो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। अच्छा प्रश्न है। ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या तो कितनी बताओगे? 6। अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछे कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो 12 और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 6। काफी इंपोर्टेंट। किसका पूछा है? कार्बन का। तो कार्बन का कितना है? 6। तो ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 6। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ हो। और कई ऐसे मेरे प्यारे भावी फौजी हैं जो आज देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है, अच्छे से तैयारी करो दोस्तों, किसी के भरोसे मत बैठो। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और रही बात साइंस की, कई बच्चे बोलते हैं सर 15% आएंगे, कई बोलते हैं सर 20% आएंगे। चाहे से 15% आए पेपर के अंदर, चाहे से 20% आए, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 64 टेस्ट का वीडियो आज चल रहा है, 63 टेस्ट के वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इन सभी वीडियो के प्रश्न को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखो, बार बार रिवीजन लगाओ। साइंस में आपसे वादा है दोस्तों, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। अरे जब मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से 15 में से 15 प्रश्न इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों अब तो काफी टाइम हो गया तैयारी करते हुए, ठीक है। तो इस बार तो 15 में से 15% डायरेक्ट इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे के ऐसे प्रश्न आएंगे जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। पूरा मसाला तैयार कर लिया दोस्तों आपके लिए, तो अच्छे से तैयारी करो। और दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं, ठीक है। तो दोस्तों इस बार अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सपने देखने से और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से सिलेक्शन नहीं होता। फौजी की वर्दी स्टेटस लगाने से नहीं मिलती दोस्तों, मेहनत करने से मिलती है, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करो, इस बार मौका है, मौका नहीं गंवाना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। देखो पर्सन संख्या 6 है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देखते हैं पारा, सीसा, लोहा और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का एक, हाँ जी, क्या चिर परिचित या पॉपुलर अयस्क भी है, कौन सा? बॉक्साइट भी है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि बताइए बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो क्या बताओगे? एल्यूमिनियम। ये क्रायोलाइट भी किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। जैसे पारे के बात करें तो पारे का अयस्क कौन सा है? सिनेबार है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि बताओ पारा या मरकरी का अयस्क कौन सा है? सिनेबार। सीसा का कौन सा होता है? गेलेना। सारे प्रश्नों को लिखना है भाई, ठीक है। सीसा का अयस्क कौन सा है? गेलेना। लोहे के बहुत सारे हैं जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और देखो हेमेटाइट मैग्नेटाइट, एक सिडेराइट। लो जी और बता देता हूं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडेराइट, लिमोनाइट, ठीक है। और बता देता हूं एक आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। ये किसके अयस्क हैं सारे? ये किसके अयस्क है? ये लोहे के अयस्क हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट। पारे का अयस्क कौन सा? सिनेबार। लेडिया सीसा का, गेलेना, एल्यूमिनियम का, क्रायोलाइट और बॉक्साइट, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। देखो पर्सन संख्या 7 है, हाँ जी, जिस तत्व के समस्थानिकों को पृथक नाम दिए गए हैं। समस्थानिकों को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों आइसोटोप। आइसोटोप। अब देखो काफी अच्छा प्रश्न है भाई। जिस तत्व के समस्थानिकों को पृथक नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं जिस तत्व के समस्थानिकों को, वह कौन सा है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, सोडियम। बताओ क्या आंसर आएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात। आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है, कौन सा? हाइड्रोजन, जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नाम या पृथक नाम दिए गए हैं। कौन से? देखो 7 का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। काफी इंपोर्टेंट बात। कौन कौन से? देखो 1H1
ठीक है, 1H2 और 1H3। अब सर 1H1 को क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे भाभी फौजी तेरे को याद करना है, 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम। अरे क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ठीक है। और 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और सर 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। अरे क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कुल समस्थानिक 3, कौन कौन से? 1H1 बोले तो प्रोटियम, 1H2 बोले तो ड्यूटेरियम, और 1H3 बोले तो ट्राइटियम, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो याद कर लेना, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश ने की थी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई सारे, ठीक है। हाँ जी, दलदल भूमि से निष्कासित गैस कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो दलदल भूमि से निष्कासित गैस कौन सी है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। या धान के खेतों से निकलने वाली गैस, धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। या दलदल भूमि से निकलने वाली गैस या निष्कासित गैस कौन सी होती है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है, कृत्रिम श्वसन किन गैसों का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है? कृत्रिम श्वसन में किन गैसों का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है? देखो CO प्लस H2 प्लस CH4 बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। फिर है दूसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तीसरा ऑप्शन है CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन। और फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन और हीलियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण काम में लिया जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण काम में लिया जाता है। ऑक्सीजन बोले तो O2 और हीलियम बोले तो He। तो कौन सा आएगा? 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरे जो गोताखोर होते हैं ना, उनका जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण काम में लिया जाता है। अब गोताखोर कौन होते हैं? सबको पता है। जिसको नहीं पता ये भी कि गोताखोर कौन होते हैं, तो भाई साहब माहौल बिल्कुल रंगीन है एकदम, ठीक है। अरे गोताखोर जो नदी के अंदर गोता लगाते हैं वो गोताखोर हो गए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 24 कैरेट, 36 कैरेट, 22 कैरेट और 20 कैरेट। तो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट, 22 कैरेट सोने के, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो काफी इंपोर्टेंट, अरे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। और सोने के आभूषण किस कैरेट के बनाए जाते हैं? 22 कैरेट सोने के। और सोने की शुद्धता किस में नापी जाती है? कैरेट में नापी जाती है। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। देखो पर्सन संख्या 11 है, पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं होती है। ऑप्शन देखते हैं, ठोस, द्रव, गैस और उपरोक्त सभी। तो पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। सबको पता है ना, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है दोस्तों, देखिए टोर किसका मात्रक है? ऑप्शन देखते हैं, बल, ऊष्मा, दाब और ताप। तो टोर किसका मात्रक है? दाब का, ठीक है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है, श्वसन दर मापने वाला उपकरण है। ऑप्शन देखते हैं, रेन गेज, ठीक है, और बैरोमीटर, स्पायरोमीटर और वोल्टमीटर। तो श्वसन दर मापने वाला उपकरण कौन सा है? स्पायरोमीटर। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14। देखो पर्सन संख्या 14 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्ण। तो पानी में डूबी पेंसिल का आगे का भाग मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 15, देखो धमाकेदार वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है, ओजोन गैस की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, फ्रैंकलैंड, फ्रेडरिक सयोन बाइन, गार्नेरिन और फॉर्मिच। तो ओजोन गैस की खोज किसने की थी दोस्तों? फ्रेडरिक सयोन बाइन ने। ठीक है, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। और आपको यह भी याद रखना है कि ओजोन किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का अपरूप है। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा गया आपकी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में कि बताओ ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। और सड़ी मछली जैसी गंध, सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस में आती है? सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस में आती है? सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस में आती है? ओजोन में आती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। लो जी, तो दोस्तों मेरे प्यारे भावी फौजियों, आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 64। जिन विद्यार्थियों ने, जिन मेरे प्यारे भावी फौजियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 63 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों रोज 2 या 3 वीडियो के प्रश्न आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, बार बार रिवीजन लगाना है। दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियो के प्रश्न को लिख लेते हो तो दोस्तों इसके बाद आपको न किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता, न किसी भी अदर, न चैनल से, दूसरे चैनल से पढ़ने की आवश्यकता, न किसी से प्रश्न मांगने की जरूरत। सभी प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूं इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस बार रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों सभी मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और दोस्तों अगर आपको ईमानदारी से वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों इस वीडियो को ईमानदारी से सभी मेरे प्यारे भावी फौजी, हाँ जी, सभी ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को एक बार आप शेयर करो। ठीक है, हाँ जी, मेरा यही उद्देश्य है कि इस बार बहुत सारे फौजी बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।